सर 276 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सिंध तास मुआहदे पर भारत के हालिया प्रोपेगेंडे का सख्त नोटिस लिया गया है। बहरी और तस्वीराती नुक्ते नज़र से अगर भारत हाइड्रोलॉजिकल एग्रेशन करता है तो पाकिस्तान के पास इसका क्या जवाब है और क्या ये मामला रवायती जंग की तरफ बढ़ सकता है? बहुत शुक्रिया शजिया, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर की हुई है कि अगर हमारा पानी रोका, जो कि हमारी जिंदगी है, तो हम भारत के साथ जंग करेंगे। ये एक इक़दाम जंग होगा और हम इसका जवाब देंगे। और ये पोजीशन आज से क्लियर नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान ने ये पोजीशन भारत को क्लियर की हुई है। पाकिस्तान ने साथ में ये भी कहा हुआ है कि हमें भारत के जो लीगल कंट्रोल है उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन जो इलीगल कंट्रोल ऑफ वाटर भारत कर रहा है, जो इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रीच करके कर रहा है, हमें उस पर एतराज है। अब वो क्या है कि वो सतलज का पानी जो है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं और उस पर डैम्स बना रहे हैं और जरूरत से ज्यादा स्टोरेज कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि गर्मियों के दिनों में वो हमें पानी रोक सकते हैं, बल्कि वो जब उनके पास पानी ज्यादा हो जाए तो वो फ्लडिंग कर सकते हैं हमारी। तो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में बताया गया है। एक इरेगुलरिटी है, उसको पाकिस्तान अपोज कर रहा है। और पाकिस्तान अपनी जानिब हक बजाने पे देखें, अगर किसी के भी आप शहरक पे हाथ रखेंगे, पानी जैसी चीज को रोकेंगे, उसको एज ए टूल और एज ए वेपन इस्तेमाल करेंगे, तो कोई भी मुल्क उस पर रिटेलिएट करेगा, कोई भी जानदार उस पर रिटेलिएट करेगा। तो ये तो पाकिस्तान का एक, आप समझिए कि बिल्कुल बुनियादी हक है कि वो अपने पानी के लिए लड़े। और पाकिस्तान ने अपनी जो ये कहा हुआ है कि हम इसका ये इक़दाम जंग तस्वुर करेंगे और इसका जवाब देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के पास वो काबिलियत भी मौजूद है जिसमें पाकिस्तान ये जवाब दे सकता है, जो कि मई 2025 में लोगों ने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारतीय जारियत का जवाब दिया और फिर वो खुद घुटने टेकने पे मजबूर हो गए और सीज फायर के लिए हाथ जोड़ रहे थे अमेरिका के। तो भारत को इदराक है बड़ी अच्छी तरह कि अगर उसने इस किस्म की हरकत की तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगी मां सिवाय इसके कि वो एक जंगी इक़दाम की तरफ जाए। और सर, ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने NSC के फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि पाकिस्तान पानी के जायज हिस्से के लिए हर मुमकिन हद तक जाएगा। इस हर हद की अस्करी और सफारती तारीफ आपकी नजर में क्या है? देखिए, पाकिस्तान ने तो ये मसला हर सतह पर, हर सिफारती सतह पर उठाया है, क्योंकि इस इंडस वाटर ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक की गारंटी हासिल है। तो पाकिस्तान ने ये केस वर्ल्ड बैंक के सामने भी पेश किया है, दुनिया की दीगर जो आलमी अदालतें हैं उनके सामने भी पेश किया है, और पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बड़े भरपूर तरीके से दुनिया को बताया है। अगर भारत फिर भी हठधर्मी करता है और इसी रविश पे चलता रहता है, तो फिर तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो मिलिट्री ऑप्शन की तरफ जाए। क्या कहा है पाकिस्तान ने? पाकिस्तान के वजीर दिफा ने ये बड़ा क्लियर किया हुआ है कि जो प्रोजेक्ट्स भारत बनाएगा और जिनकी वजह से पाकिस्तान का पानी रुकेगा, पाकिस्तान उन प्रोजेक्ट्स को टारगेट करेगा, उनको निशाना बनाएगा और उनको नेस्तो नाबूद कर देगा। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया हुआ है। अब ये भारतीय हुकूमत और भारतीय लीडरशिप के ऊपर मुनहसर है कि वो इस धमकी को कितना सीरियस लेते हैं, या वो अपनी रविश पे चलते रहते हैं और फिर जारी बात है कि पाकिस्तान को इनवाइट करते हैं कि वो इस किस्म के मजबूरन इस किस्म का एक कदम उठाए। और सर, इलामिया ने अफगान अबूरी हुकूमत को बरह रास्त सरहद गर्दी का जिम्मेदार ठहराया है। काबुल की इस मुसलसल खामोशी या मुजरमाना गफलत के बाद पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के अलावा क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखिए, पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि इस मामले में एक बड़ी मुस्तहकम पोजीशन में है। 23 फरवरी 2026 को रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसपे उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में 23,000 एक्टिव टेररिस्ट हैं, जिसमें से 7 से 8,000 TTP से ताल्लुक रखते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार है। चीन के मुस्तकिल मंदूब जो यूनाइटेड नेशंस में हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी, मेरा ख्याल है ये मार्च या अप्रैल की बात है, और उन्होंने कहा कि हमें बड़ी तशवीश है कि अफगानिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं।
दुनिया के बाकी ममालिक भी इस चीज़ की तशवीश का इजहार कर रहे हैं, जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक शामिल हैं, जिसमें तुर्की शामिल है, ईरान शामिल है। हम्म। क्योंकि इन सबको ये पता है कि अगर अफगानिस्तान को यहाँ नहीं रोका गया तो फिर ये तमाम अनासिर, इसमें सिर्फ टीटीपी नहीं है, इसमें अलकायदा भी है, इसमें आईएस जी। भी है, इसमें और बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ से निकलेंगे और फिर अपने अपने अहदाफ की तरफ जाएंगे। कोई चाइना जाएगा, कोई सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जाएगा, कोई रशिया जाएगा, ईरान जाएगा, इवन खलीजी ममालिक तक ये जा सकते हैं। हम्म। तो ये लम्हा फिक्रिया है सबके लिए। पाकिस्तान बहुत अरसे से लोगों को बावर करा रहा है कि अफगानिस्तान को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसका हमें कोई सद्देबाब करना है, कोई हल निकालना है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो कोशिशें की हैं उनमें आपको पता होगा कि जैसे सिफारती कोशिशों से पहले पाकिस्तान काम करता रहा। अफगान तालिबान रजीम हम्म। को डायरेक्टली आपने इंगेज किया, वो नहीं माने, फिर आपने अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को बीच में मिलाया, फिर नहीं माने, फिर पाकिस्तान को टीटीपी के हाइडआउट्स पर अटैक करना पड़ा, वो उससे बाज नहीं आए, तो फिर पाकिस्तान को कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे भी अटैक करना पड़ा अफगानिस्तान तालिबान रजीम की, जो कि उनको सपोर्ट कर रही थी। तो हमें इस नहज पे तो पहुंच गए, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अब जो एक पॉलिटिकल एसेंडेंसी मिली है मीडिएशन रोल के बाद, जो हमने ईरान और अमेरिका के दरमियान करवाया है, हमें उसको यूज करना चाहिए और दुनिया को ये बताना चाहिए कि इस तमाम किस्से के पीछे भारत का एक बड़ा मजबूत हाथ है और हम्म। हमें भारत पे प्रेशर डालने की जरूरत है ताकि वो पीछे हटे। जब तक वो सपोर्ट खत्म नहीं होगी, जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी। राइट सर, आलमी हालात की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस से 91 मिलियन ईरानियों को मुखातिब करते हुए कहा कि हम या तो डील करेंगे या काम तमाम कर देंगे। ट्रंप की इस गैर मामूली जारहाना ज़बान के पीछे असल स्ट्रेटजी क्या है? क्या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है या कोई वाकई धमकी बड़ी सीरियस है? देखिए शरिया, ट्रंप साहब को तो अमेरिकन भी अब ज्यादा सीरियस नहीं लेते, तो मेरा ख्याल है हमें भी कोई इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जमाने गए जब अमेरिकन प्रेसिडेंट्स बड़ा नाप तोल के बोला करते थे, देखभाल के चला करते थे। अब तो ट्रंप साहब बिल्कुल एक स्ट्रीट लैंग्वेज में बात करते हैं और फिर करते चले जाते हैं, और उसमें बहुत सारी वो लूज बॉल्स दे देते हैं जिनसे लोग मुख्तलिफ आरा अखज़ करते हैं। मेरा ख्याल है कि एक बात ये समझने की है कि क्या अमेरिका के मफाद में है कि वो ईरान को नीस्तो नाबूद कर दे या उसके मफाद में नहीं है। ये बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए हमारे ज़हन। तो देखें, अमेरिका के मफाद में है कि ईरान, एक ताकतवर ईरान इस खत्ते में रहे, जो कि थ्रेट रेडिएट करता रहे इस खत्ते में। अगर अमेरिका ने ईरान को नीस्तो नाबूद कर देना है तो फिर अमेरिका का इस खत्ते में रहने का जवाज मौजूद नहीं रहता। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अगर आप पिछले कई दिहाइयों का डेटा उठा लें तो अमेरिका ने हमेशा ईरान को थ्रेट बना के इस खत्ते में रहने की कोशिश की है। यहाँ के ममालिक को ये बताया है कि तुम्हारा असल दुश्मन इसराइल नहीं ईरान है, और हम तुम्हें इसके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जिसकी कलई अभी खुल गई। जी। और उसी तहफ़्फ़ुज़ के चक्कर में अमेरिका ने अपना सबसे ज़्यादा असला गल्फ में बेचा है। सिर्फ 2020 से 2024 ये 4 साल थे जिसमें यूरोप ने सबकत हासिल की है गल्फ कंट्रीज पे असला खरीदने में अमेरिका से। अदरवाइज अगर आप पिछले 25-30 साल का डेटा उठा के देख लें तो सबसे ज्यादा असला गल्फ कंट्रीज में बिका है, और इसी बात पे बिका है कि ईरान थ्रेट है। तो अगर ईरान को वो नीस्तो नाबूद कर देते हैं तो फिर तो अमेरिका के यहाँ रहने की और असला बेचने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। तो अमेरिका का पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इसी तौर कायम रहेगा अगर ईरान यहाँ पे थिरकता रहे और एक ऐसी स्टेट रहे जो कि थ्रेट रेडिएट करने के काबिल हो। तो ये एक उनकी बेसिकली फ्रस्ट्रेशन का इजहार है कि निगोशिएशंस में वो चाहते हैं कि निगोशिएशंस ना हो बल्कि डिक्टेशन। तो जो अमेरिका कहे वो ईरानी जो है वो मान लें। लेकिन ईरानी भी तो डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं है ना। अब्बास अरागची साहब तो कह रहे हैं कि धमकियों की मौजूदगी में फाइनल डील पर बात नहीं होगी। अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज पर उठ जाता है तो आपके ख्याल में क्या खिता एक खुली रीजनल वॉर की तरफ बढ़ जाएगा या फिर उसके चांसेस बढ़ सकते हैं? देखिए, इस वक्त डील की सबसे ज्यादा जरूरत अमेरिका को है, ईरान को नहीं है। ट्रंप साहब बेशक 250वीं सालगिरह पे कहते रहे हैं कि जी ईरान को हमने बड़ा मारा है और वो बहुत जरूरी समझते हैं कि जी डील होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ईरानियों को बहुत ज्यादा कोई जरूरत है डील की। जरूरत अमेरिका को है, उन्होंने यहाँ से निकलना है।
आपने किसी फाते को देखा है वो मफ्तू को कहता हो कि मेरे साथ एग्रीमेंट करो? फाते तो वो होता है ना जो जिसने फतह कर लिया, अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए। अब उसको एग्रीमेंट हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद कहते हैं कि मैंने ईरान को 20 साल पीछे फेंक दिया। तो जब 20 साल पीछे फेंक दिया तो फिर तो कोई थ्रेट नहीं है 20 साल तक। फिर आप क्यों एग्रीमेंट पे मुनसर हैं ईरान के साथ? तो बेसिकली अमेरिका की मजबूरी है एग्रीमेंट करना। वो यहाँ से निकलना चाहते हैं एक एग्रीमेंट करके, और ऐसा एग्रीमेंट करके जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से बेहतर दिखाई दे, ताकि जब वो मिड टर्म इलेक्शंस में जाएं तो वो अपने दावे को पूरा कर सकें कि जो मैंने दावा किया था एक अच्छे JCPOA से अच्छे एग्रीमेंट का, वो मैं करके आ गया हूँ। अब टाइम कम होता जा रहा है, विंडो कम होती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। ईरानियन ये चाहते हैं कि जो भी एग्रीमेंट हो वो एक ऐसा एग्रीमेंट हो जो तवीलुल मुद्दती हो, यानी वो एक हमेशा के लिए जो एक तलवार उनके ऊपर लटकती रहती थी जंग की और सैंक्शंस की, वो तलवार हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो इस नजरिए से इसको लेके चल रहे हैं, इसलिए वो टाइम ले रहे हैं। अमेरिका जल्दबाजी में है कि जब अभी एग्रीमेंट करके निकले, जब दोबारा कभी जरूरत होगी फिर आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये बेसिकली दोनों में फर्क है।